तो हेलो एवरीवन, कॉमर्स का क्रैश कोर्स का आगाज़ हो चुका है। तो आज हम मेरा फर्स्ट क्लास होगा और इस क्लास में हम खुद का चेक करेंगे कि हमारा इकोनॉमिक्स का क्या लेवल है, हम कितने पानी में और हमको कितना मेहनत करने का ज़रूरत है। इसलिए हम लेके आ चुके हैं आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12th इकोनॉमिक्स लेके आ चुके हैं। ये आर्ट्स का स्टूडेंट हो और कॉमर्स का, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं, नर्सरी टू 12th। हाँ, वाकई में यहाँ आपको 9th 8th 9th 10th और 11th 12th कॉमर्स एंड आर्ट्स दोनों का नोट्स फ्री में और टॉपिक बाय टॉपिक अच्छा से कवर। तो चलिए उस बात को हम साइड करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ मिल जाता है, जैसा कि विषय कोड आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको कहीं से लिक आउट होकर आता है, जिसका आपके एडमिट कार्ड पे और इसका विषय कोड अगर दोनों सेम रहेगा तो शुभ काम में देरी नहीं करना है, जल्दी जल्दी नोट करके इसको जल्दी चीट बना के एग्जाम हॉल में लेके घुस जाना है। ठीक है, वैसे अगर आप मेरे से पढ़िएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा, तो आपको कभी चीटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर गंगा बह रही है तो हाथ धो लेना चाहिए। अगर चीट नहीं भी करोगे तो लोग कहेगा करेगा। तो छोड़, उस बात को छोड़िए। तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चन पेपर है, कोई फेक उक नहीं है। इससे आप अपना खुद का कैपेसिटी, हम खुद कितने पानी में, मेरा तैयारी कैसा है, ये हम जानने के लिए लाए। इसके बाद तो टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो हम पहले देखिए, ये हम अभी पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हम नहीं चाहते आप लोग का एग्ज़ाम हॉल में आप लोग का टाइम वेस्ट हो और टाइम आप लोग का ये पढ़ने के चक्कर में जाए। तो हम पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, कुछ बात है यहाँ। देखिए, ये जो है ना आपको लिखा हुआ दिख रहा है आपके, यानी कि प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है। आप लोग 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें समझ चुके होंगे। ये आपको आंसर शीट पे भरना रहता है। ठीक है, ये सेट कोड भी आंसर शीट पे भरना रहता है। उसके बाद आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितना है, कितना रहेगा, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं 100 क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 30 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 8 क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। तो टोटली मिला के 138 क्वेश्चन, कुल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद देखिए, परीक्षार्थी के निर्देश है, परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका 10 अंकों का जो अवश्य लिखिए। जो आपका 10 अंक का यहाँ पे इसको गिनिएगा तो 10 अंक का होगा, यानी कि 3 3 2 5 5 2 7, यहाँ 7 3 10, यहाँ 3 लिखा हुआ तो 10 अंक का आपको ये लिखना है। ठीक है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, दाहिनी ओर यानी कि अंक लिखा रहेगा कितना मार्क्स का है। ठीक है, ये सब बातें हैं। उसके बाद यहाँ भी है कि क्या क्या क्वेश्चन है, कितना कितना सेक्शन का है। तो ये सब कुछ खास पढ़ने का बातें नहीं है। तो हम डायरेक्ट अपना एमसीक्यू पहले सेक्शन में आए, तो उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएंगे। तो देखिए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि आप लोग प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित कीजिए। देखिए, 50 ही क्वेश्चन आपको टिक करना है। 50 से ज़्यादा कीजिएगा तो आपका 50 तक काउंट किया जाएगा, उसके बाद स्टॉपेज कर दिया जाएगा। इस 100 में से आप लोगों को फिल्टर कर करके 50 को 100% सही लगा के आना है। और इसमें आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा कि निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन, देखो, मूल्य में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होगा नहीं होगा, आय में परिवर्तन से होगा, रुचि तथा फैशन परिवर्तन, तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिए, पहले से टिक किया हुआ, आपको इस पर नहीं जाना है। ये किसी बच्चा का क्वेश्चन पेपर है, हम तो एग्जाम देने गए नहीं, किसी बच्चा का क्वेश्चन पेपर जो पहले से टिक करके आया हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बालक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मूल्य में परिवर्तन होगा तो कोई बहस नहीं है, रुचि तथा फैशन। चलो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। कीमत या परिवर्तन कारण मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की लोच से अभिप्राय। मांग की लोच से क्या अभिप्राय है, कीमत में परिवर्तन कारण मांग में परिवर्तन होता है। चलिए क्वेश्चन में मेरा अब हम देखेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड क्या है कि मांग की लोच की माप निम्नलिखित में किस विधि से की जाती है। तो मांग की जो लोच है इसकी माप किस विधि से की जाती है, तो जैसा कि आप टिक लगा हुआ देख रहे हैं, इनमें से सभी ये राइट है, ये सही है। तो ये सभी विधि से की जाती है। देखिए, इकोनॉमिक्स का हम बोले थे आपको ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक क्या है। ट्रिक आपका यही है कि अगर आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहे डी नन ऑफ दिस या इनमें से सभी रहे, तो हमेशा आपको इनमें से सभी टिक करना है। देखिएगा, आपको अंदाज हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन जो है ना बालक, वो न इसको व्यक्त करता है न इसको व्यक्त करता है। व्यक्त किसको करता है, तो ये इसको करता है, क्यू एक्स एफ इंटू ए बी सी डी करके इसको व्यक्त करता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर मेरा 5, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। किसका उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो श्रम
पूंजी, भूमि या मुद्रा। क्या होगा उत्पत्ति का साधन? देखो यार मुद्रा तुमको हो गया, भूमि ही नहीं है तो मुद्रा कोई है ही नहीं। 5 साधन था जिसमें से मुद्रा तो टॉपिक में था ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो इसका सॉरी यानी कि इसका राइट हो जाएगा। ये 5 साधन में से ये नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा? उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो लागू होता है, उसका मुख्य कारण क्या? साधन की सीमितता, साधनों का अभाव या ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ना साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। ये भी जरूरत है, ये भी मुख्य कारण है, ये दोनों मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है, वो किससे संबंधित? देखो ये जो है ना इससे भी संबंधित नहीं जो टिक किया हुआ, ये दीर्घकाल से हुआ, अति दीर्घकाल से। तो बच क्या गया आपका? सी बच गया। तो इसका राइट आंसर अल्पकाल से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? एकदम 100% है भी है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या? आर्थिक लागत, संतुलन मूल्य, सीमांत लागत या औसत लागत। तो इसका राइट आंसर होगा जो टिक किया हुआ बालक एकदम सही टिक किया हुआ है, आर्थिक लागत इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन है होते हैं? स्थिर साधन, परिवर्तनशील साधन, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो बालक टिक किया हुआ है वो सही टिक किए हुआ है। ये भी होगा और ये भी होगा। चलिए समझ गए हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8 यानी 10 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है या बढ़ता घटता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि बढ़ता है। ये क्या है? स्थिर रहना कोई तरीका नहीं, घटता है या घटता है, ये क्या चल रहा है? कबड्डी का गेम चल रहा है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो चलो क्वेश्चन नंबर मेरा 10 भी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राशनि, प्रत्यक्ष कार्यवाही या इनमें से सभी। तो बताए हैं शुरू में इसका ट्रिक, जहाँ रहे आपको इनमें से सभी तो वो हो जाता है वाकई में सही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सही, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल निर्माण में होता है? निम्नलिखित में कौन सा व्यय एक पुल निर्माण में होता है? तो आपको ये बताना है। पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बालक ए होगा पूंजीगत व्यय। क्या होता है? पूंजीगत व्यय इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन है? बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन है? ये राजस्व प्राप्तियाँ ये भी हो जाना चाहिए, पूंजीगत प्राप्तियाँ ये भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी दोनों, सी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 और 15। 14 मेरा क्वेश्चन है, ऐसा व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं। ऐसा व्यय जो सरकार के लिए किसी संपत्ति का सृजन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व व्यय। जो बालक टिक किया हो 100% सही टिक किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? ब्याज का भुगतान, मकान का किराया, मशीनरी व्यय, इनमें से सभी। देखो भाई ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बच कौन सा गया? ब्याज का भुगतान इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 भी होगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, आयकर का लाभ प्राप्त होता है, यानी आयकर का जो प्राप्त हम लोग जो टैक्स देते हैं वो किसको प्राप्त होता है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से तो कोई नहीं, कभी हो नहीं सकता, अकेले कोई रख लेगा, ये अकेले नहीं रखेगा। तो ये दोनों को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? ये दोनों, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर मेरा 17 होगा, स्थिर विनिमय दर में स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से दोष है? स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से दोष है? राष्ट्र हितों की अवहेलना, पूंजीगत
सीमित प्रवाह, विनिमय दरों में आकस्मिक ऊंचावान या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, ट्रिक याद करो, ट्रिक क्या ट्रिक था, तो ट्रिक लेके चलना है, तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर मेरा 18 होगा कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था, क्या था, स्थिर विनिमय दर या अति स्थिर या अधिकलित विनिमय दर, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय जो था बालक ना, ये जो टिक लगा हुआ है एकदम सही टिक लगा हुआ है, ये टिक है एकदम सही, स्थिर विनिमय दर, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर मेरा 19 है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं, दृश्य, अदृश्य, पूंजी और इनमें से सभी। आंसर आपके सामने आ गया, क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, फिक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं, चालू खाते के निम्नलिखित में कौन सी मदें है, चालू खाते के निम्नलिखित में कौन सी मदें है, दृश्य मद, दिखना ही नहीं, सोचना ही नहीं है, हमको दिख गया डी, तो आंसर हो गया करेक्ट, यानी कि डी मेरा फिक्स प्रॉपर्टी। D4 मेरा भी नाम है, कमेंट करो कि मेरा नाम क्या है। चलो, किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार प्रतियोगिता में। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में, यानी कि ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 22, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, तो एक उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, बाजार प्रवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ये नहीं होगा। किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है आपको, ये बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है, किसको, बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है, नेचर ऑफ मार्केट दर्शाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है उसको एकाधिकार या मोनोपोसोनी या द्वैधिकार, देखो वाला, जब एक ही आदमी है तो एक का नहीं, द्वैधि नहीं, तो मोनोपोसोनी उसका नाम हो जाता है, क्या होता है, मोनोपोसोनी। दिस इज द बी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता केवल एकाधिकार प्रतियोगिता, केवल अल्पाधिकार, केवल एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार दोनों या एकाधिकार, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलो, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई जल्दी कर लो सब्सक्राइब यार, तुम्हारे सब्सक्राइब की वजह से तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है, थोड़ा वीडियो काफ़ी कष्ट के बाद भी, टाइम मैनेज करने के बाद भी वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते हैं। समरूप उत्पाद विशेषता है, समरूप उत्पाद विशेषता है केवल पूर्ण प्रतियोगिता की, केवल पूर्ण अल्पाधिकार की, या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बालक, ए होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। चलो आधा क्वेश्चन यानी कि 25% क्वेश्चन हम देख लिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26, एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारणा को दिया, एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारणा को किसने दिया, तो ये जो दिया हिग्स या चैम्बरलिन या फिर श्रीमती रॉबिन्स ने या सैमुअल्सन ने, कौन दिया था, जल्दी बताओ कौन दिया था इस प्रतियोगिता को। तो देखो बालक, हिग्स तो नहीं दिया था जहाँ तक हमको याद है, चैम्बरलिन पे सोरा सके कि सैमुअल्सन भी नहीं दिया था, श्रीमती रॉबिन्स तो कोई था ही नहीं। तो इसका राइट आंसर यही होगा, आप लोग गूगल से कर लेना, ठीक है, चैम्बरलिन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 27, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बिलोचदार, इनमें से कोई नहीं या लोचदार। तो इसका राइट आंसर होगा
बी इज द पूर्णतः बेलोचदार, नॉन फ्लेक्स, नॉन परफेक्टली इलास्टिक। चलो क्वेश्चन नंबर मेरा 28 है बालक कि बाजार मूल्य संबंधित होता है। बाजार मूल्य जो है वो संबंधित होता है अति अल्पकालीन मूल्य से, सामान्य मूल्य से, अस्थायी मूल्य से या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को अति अल्पकालीन मूल्य से, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा 29 है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। पूर्ण लोचदार होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार प्रतियोगिता में या एकाधिकारी प्रतियोगिता या अल्पाधिकारी पर। आप लोग कमेंट कीजिए क्योंकि हमको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हम वीडियो 30 से लेकर 50 तक कोशिश करेंगे हम जाने का। तो पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या एकाधिकारी प्रतियोगिता या अल्पाधिकारी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक पूर्णतः प्रतियोगिता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30 कि एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म को किसका सामना करना पड़ता है। किसका सामना करता पड़ता है? स्थिर कीमत, स्थिर औसत आग, स्थिर सीमांत या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बालक इनमें से सभी 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 सभी, यानी कि सॉरी भाई डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी फॉर सॉरी डॉग मत बोल देना यार, कोई इंसल्ट मत कर देना। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर कहाँ स्थापित होता है? तो ये जो स्थापित होता है आपका, जल्दी जल्दी, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो ए डी इक्वल टू ए एस यहाँ स्थापित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इसे पूछ रहा है, सत्य असत्य पूछ रहा है। एम पी प्लस एम पी एस इक्वल टू 0, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1। किन्स बचत संतुलन, किन्स के बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलित निर्धारण में किस बिंदु पर होगा? एस ग्रेटर देन आई, यानी कि आई जो होगा एस से, आई से बड़ा क्या होगा? एस होगा, या आई बड़ा होगा एस से, या आई इक्वल टू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए, सभी के लिए सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अभी 34, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है? किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है? प्रभावपूर्ण मांग, पूर्ति पर, उत्पादन क्षमता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बालक प्रभावपूर्ण मांग पे। किस पे? प्रभावपूर्ण मांग पे। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में मेरा गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? के इक्वल टू त्रिभुज एस ए सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी इज द राइट आंसर। देख लो ऑप्शन इस टाइप का रहे तो याद रख लिया करो, ठीक है। दो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 36, किन्स के विनियोग गुणक मूल्य किस पर निर्भर रहता है? ये किस पर निर्भर रहता है? ये आपका निर्भर रहता है आय का स्तर तो नहीं होगा, पूंजी की सीमांत पर नहीं, सीमांत उपभोग प्रति, यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर। 37 है, किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण रोजगार संतुलन नहीं भाई वाह, अपूर्ण रोजगार संतुलन नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए बी, दोनों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ए बी के दोनों नाम से जाना जाता है। नहीं यार 37 पे डाउट है हमको, आप लोग कमेंट करके बताओ। ये भी दोनों, ये भी नहीं, देखो बालक ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, हमको लगता है बी होगा, बी ही होगा, ठीक है, बी ही होगा, नहीं हुआ है, बी ही है। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 38, अस्फीति अंतराल दशाओं में मांग तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति में तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति एवं मांग दोनों बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर मेरा 39 है, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से है? कौन से प्रमुख यानी कि राजकोषीय उपाय है इसका बालक? तो इसका होगा, कुछ मत देखो, डी दिख गया हमको। क्या दिख गया हमको? डी दिख गया। तो इसमें कोई संदेह नहीं करना, मैं डी इज मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। 40 मेरा क्वेश्चन है, न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में कौन से उपाय? न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय है? तो राजकोषीय उपाय नथिंग, राजकोषीय उपाय नहीं, मौद्रिक उपाय या ए बी दोनों या इनमें से इसका भी बालक इसका आंसर हो जाएगा। बालक सही टिक किया होगा। क्या टिक हो जाएगा इसका? ए बी दोनों, यानी कि ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। ठीक है, यही दो तरीका ही है, राजकोषीय मौद्रिक, यानी कि 40 का आंसर इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 41, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकदकोष अनुपात घटता है, बढ़ता है, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। घटता है तब, बढ़ता नहीं, घटता है तब होता है। चलो क्वेश्चन नंबर मेरा 41 के बाद सीधे 46 आ गया। लगता है बीच का क्वेश्चन छूट गया है, 4-5 क्वेश्चन। चलो, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से? साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन से क्या रहेंगे? हमको भाई बात दिख गया डी, तो मेरा खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है डी, हो गया मेरा डी इज द राइट आंसर हो गया। 47 हम देखते हैं कि भारत में 14 बड़े अनुसूची व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949, 55, 69 या 2000 में। तो इसको किया गया था बालक 1969 में। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। किन्स के अनुसार विनियोग सही है? किन्स के अनुसार, किन्स जानते अर्थशास्त्री थे, और इनके अनुसार विनियोग का क्या है? वित्तीय विनियोग। नहीं 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 नहीं, सिर्फ बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा 48 है, 49 मेरा सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है, व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनिमय या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर तो हमको सोचने की ज़रूरत है नहीं, सोचने की ज़रूरत है नहीं, है नहीं, है नहीं। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब 50 है, निवेश के निर्धारक घटक कौन से? निवेश के निर्धारक घटक कौन से? पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक ए बी दोनों इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको अपना खुद का अंदाज पता चल गया होगा। हम नहीं चाहते वीडियो लॉन्ग बने। कमेंट कीजिए, आप लोग हम टोटली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हर साल को क्वेश्चन लेके क्वेश्चन बैंक ही आप लोग हम इस पर अपलोड कर देंगे। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सारा वीडियो वॉच कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सा चाहते हैं।